जय हिंद। क्लर हम आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं जो कि फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर बुक से, जो नवंबर महीना का, उसमें हम लोग 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक, तो उसमें हम लोग पढ़े राष्ट्रीय दृश्य, पढ़ लिए आर्थिक परिदृश्य और खेल एवं खिलाड़ी देख लिए हैं। तो अब हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रचंड। प्रचंड के बारे में जानते हैं, प्रचंड क्या है। तो भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया। और राजस्थान में क्या क्या? राजस्थान जोधपुर वायुसेना केंद्र पर आयोजित समारोह में हेलीकॉप्टर के 143 हेलीकॉप्टर यूनिट में शामिल किया गया। हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को प्रचंड नाम दिया गया। LCH को भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशलों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट कमेटी ने ऑन सिक्योरिटी ने 3,887 करोड़ की लागत से 15 स्वदेशी रूप से विकसित लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन LSP LCH की खरीद को मंजूरी दी थी। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब LCH एक कैसा हेलीकॉप्टर है? समर्पित लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया। LCH में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के समान कई स्टील्थ फीचर्स, आर्म प्रोडक्शन सिस्टम, रात में हमला करने की क्षमता और क्रैश योग्य लैंडिंग गियर है। हेलीकॉप्टर के उच्च ऊंचाई वाले बंकर, वास्टिंग ऑपरेशन, जंगलों और शहरी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों के साथ साथ जमीन पर सैन्य बलों की मदद के लिए भी तैनात किया जा सकता है। क्रूज 5 मिशन। स्पेस एक्स ने नासा के क्रूज 5 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में क्या क्या सफलतापूर्वक लॉन्च किया। कंपनी ने पहली बार अपने लॉन्चिंग व्हीकल से रूसी अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकीना को स्पेस में भेजा। क्रूज 5 मिशन में नासा के एस्ट्रोनॉट निकोल मान और जोश कसाडा शामिल है, जो मिशन कमांडर और पायलट के रूप में काम करेंगे। जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जक्सा के अंतरिक्ष यात्री कोइची वाकाटा और रॉसकॉस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अन्ना किकीना मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। फाल्कन 9 रॉकेट के ड्रॉप ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया। उसके बाद है मामलुह गुफा। मामलुह गुफा क्या है? तब मेघालय में स्थित मामलुह गुफा को एक यूनेस्को ने दुनिया का सबसे 100 IUGS भू वैज्ञानिक स्थल में से एक चुना। सब मतलब 100 IUGS भू वैज्ञानिक स्थलों में से एक कौन था? तो मावमलुह गुफा, जो कि कहाँ है? मेघालय में है। मावमलुह गुफा मेघालय के कौन से सोहरा में है, जिसे मेघालय युग के लिए जाना जाता है। मेघालय की सबसे प्रमुख गुफाओं में से एक है, जो राज्य के छोटे से गांव मावमलुह के पास स्थित है। इस गुफा को स्थानीय रूप से क्रेम मावलुह के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप की चौथी सबसे लंबी गुफा है, जिसकी कुल लंबाई 7 किलोमीटर है। इस गुफा के अंदर स्टेगमाइट ऑन रॉक संरचनाओं को देखा जा सकता है। उसके बाद है ग्लोबल ड्रोन एक्सपो विश्व 22। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो विश्व 22 चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का तथा इस एक्सपो में 14 अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन कंपनियों के प्रतिनिधित्व में भाग लिया। ड्रोन एक्सपो विश्व 22 मुख्य रूप से निवेशकों, युवाओं और सभी संबंधित हितधारकों को ड्रोन उद्योग में उनकी क्षमता एवं तालमेल का पता लगाने हेतु आकर्षित करने के लिए आयोजित किया गया। उसके बाद है चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए 9 सदस्य का एक टास्क फोर्स का गठन किया। यह कहाँ? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को
परिचित निगरानी रखेगा और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी ये चीता टास्क फोर्स कामकाज को सुगम बनाएगा। यह टास्क फोर्स 2 वर्षों के लिए लागू किया गया है और यह 17 सितंबर 2022 को चीता वापसी परियोजना के हिस्से के रूप में नामीबिया के 8 अफ्रीकी चीतों का आगमन हुआ था। उसके बाद है चंद्रयान-2 मिशन। चंद्रयान-2 मिशन क्या है? द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित एक शोध के अनुसार चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर एक्स-रे स्पेक्ट्रो क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम की मैपिंग की है। इसका निर्माण बेंगलुरु में इसरो के यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में किया गया। इस अध्ययन से पता चलता है कि चंद्रमा पर सोडियम होने के संकेत संभवतः सोडियम अणु की एक पतली परत से भी मिले जो कि चंद्रमा के कणों में कमजोर रूप से जुड़े होते हैं। अगर ये सोडियम चंद्रमा के खनिजों का हिस्सा है तो इन सोडियम अणुओं को सौर वायु परावैंगनी विकिरण से अधिक आसानी से सतह से बाहर निकाला जा सकता है। चंद्रयान-2 की इस नई उपलब्धि से चंद्र एक्सोस्फीयर के बारे में नया अध्ययन करने का मौका मिलेगा। चंद्रयान-2 को जुलाई 2019 में जीएसएलवी MK3 के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा पर एक ऑर्बिटल लैंडर रोवर भी भेजने वाला मिशन है। इस लैंडर 2019 में चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद है कुआफू-1 उपग्रह। कुआफू-1 उपग्रह क्या है? तो चीन ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन को सफलतापूर्वक एकीकृत करने के लिए चंद्र मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने के बाद नई वेधशाला शुरू करेगी जो सूर्य से जुड़े रहस्यों को पता लगाएगा। यह है कुआफू-1। इसके लिए उन्नति अंतरिक्ष आधारित और वेधशाला ASOS को लॉन्च मार्ग 2D रॉकेट पर लॉन्च किया गया था। चीनी पौराणिक कथाओं में सूरज का पीछा करने वाले एक विशालकाय उपग्रह का नाम पर कुआफू-1 रखा गया। इस उपग्रह को ग्रह से लगभग 720 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया। वेधशाला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कक्षा से ऊपर रखा गया है। उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के बाद 6 महीने का कमीशन चरण शुरू होगा। अंतरिक्ष यान और चुंबकीय क्षेत्र और 2 प्रमुख विस्फोट घटनाओं कोरोनल मास इंजेक्शन और सोलर फ्लेयर्स के बीच कार्यकरण की जांच करेगा। उपग्रह के 3 प्रमुख उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया जिसमें लाइनमैन अल्फा, सोलर टेलीस्कोप LST, फुल डिस्क वेक्टर मैग्नेटोग्राफ FMG और हार्ड एक्स-रे इमेजर HXI शामिल है। अंतरिक्ष यान वर्ष के अधिकांश समय प्रतिदिन 24 घंटे सूर्य की जांच करने में सक्षम होगा। प्रतिदिन कितना? 24 घंटा सूर्य की जांच करने में यह अंतरिक्ष यान सक्षम होगा। उसके बाद है कडावूर स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में भारत के सबसे कडावूर स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य को अधिसूचित किया। स्लेंडर लॉरेंस सिर्फ भारत और श्रीलंका में ही मिलता है। हालांकि लॉरेंस की अन्य प्रजातियां दक्षिण एशियाई देशों जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, जकार्ता आदि जगहों पर भी मिलता है और कुछ अफ्रीका में भी मिलता है। ये सब भारत में स्लेंडर लॉरेंस को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे तेलुगु में देवांग, पिल्ली, अराबी पापा कहते हैं, वही तुलु में काड़ा नरमनी और मराठा में बानर मनुष्य कहते हैं, वही केरल में कुट्टू थेवांगू कहते हैं एवं मलयालम में कट्टू पापा कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं परम कामरूप सुपर कंप्यूटर के बारे में। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर क्या है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्चुअली भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इनमें प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर सुविधा परम कामरूप का उद्घाटन और IIT गुवाहाटी में उच्च शक्ति वाले माइक्रोवेव घटकों के डिजाइन और विकास के लिए एक प्रयोगशाला शामिल है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन मार्च 2015 में क्या हो गया? 7 वर्षों की अवधि
7 वर्षों की अवधि के लिए 4500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का घोषणा की गया। इस मिशन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग जानते हैं आईएनएस अरिहंत के बारे में। तो आईएनएस अरिहंत एक क्या है, सबमरीन लॉन्च्ड व्हीकल मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया। आईएनएस अरिहंत एक क्या है, एसएलवीएम का सफल परीक्षण लॉन्च चालक दल की क्षमता को साबित करने और परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कार्यक्रम को मान करने के लिए महत्वपूर्ण है। आईएनएस अरिहंत यह भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे 1990 के दशक में डिजाइन किया गया था। इसकी विकास परियोजनाओं को वर्ष 1998 में स्वीकार किया गया था। इस डिजाइन रूसी अकुला वन श्रेणी की पनडुब्बी पर आधारित है। इसे 26 जुलाई 2009 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा विजय दिवस के वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया था। यह 6000 टन की पनडुब्बी जिसकी लंबाई 110 मीटर और चौड़ाई 11 मीटर है। साइबर सुरक्षा अभियान पावर एक्स 222। तो साइबर सुरक्षा अभ्यास पावर एक्स 222 का सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पावर CSIRT टीम ने CERT इन टीम के साथ अभ्यास समन्वय के रूप में कार्य किया। इस अभ्यास का विषय IT और OT बुनियादी ढांचों में साइबर प्रेरित व्यवधान से बचाव था। इसका उद्देश्य IT और OT प्रणालियों में साइबर घटना को पहचानना, उनका विश्लेषण करना और प्रतिक्रिया देना है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की स्थापना जनवरी 2004 में हुई थी। 12th डेफ एक्सपो डेफ एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी का 12वां संस्करण गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में शुरू हुआ। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण की थीम पाथ टू प्राइड यानी गौरव का पथ रखा गया है। गौरव का पथ रखा गया किसमें, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण में। पाथ टू प्राइड थीम है इसका। डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि 5 दिन के लिए आयोजन किया गया। पहले 3 दिन व्यापार के लिए और 21 और 22 अक्टूबर को आम जनता के लिए रखा गया ताकि देश की जनता भी स्वदेशी हथियारों को देख गर्व कर सके। डेफ एक्सपो का 11वां संस्करण वर्ष 2022 में क्या होगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इस बार डेफ एक्सपो अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। इसने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया। अब तक की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी में इस बार 1136 कंपनियों ने भाग लिया। डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसमें स्थल, जल, वायु रक्षा प्रणालियों के साथ साथ मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों का भी प्रदर्शन किया जाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ खुला और कैसा है, जो इसके बारे में केंद्रीय मंत्री कौन, हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। यह संयंत्र जर्मन कंपनी बार्वियो AG द्वारा स्थापित संयंत्र में 6 टन प्रतिदिन CBG का उत्पादन होगा, जिससे बढ़ाकर 33 टन प्रतिदिन CBG किए जाने की संभावना है। संपीड़ित बायोगैस अपशिष्ट जैव मास्त्रों जैसे कृषि अवशोष, मवेशी गोबर, गन्ना, प्रेस मिट्टी, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट, सीवेज उपचार संयंत्र अपशिष्ट आदि एनारोबिक अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से बायोगैस का उत्पादन करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जल वाष्प को हटाने के लिए बायोगैस की शुद्ध किया जाता है। संपीड़ित बायोगैस के रूप में संपीड़ित किया जाता है जिसमें 90% से अधिक मीथेन सामग्री होती है। उसके बाद है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य वन्य प्राणी बोर्ड ने प्रदेश के 7वें वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के गठन को मंजूरी दी है। उत्तर सागर और वन मंडल के अभ्यारण्य बनाने और खरमोर अभ्यारण्य जो कि सरदारपुर धार के पुनर्गठन के प्रस्ताव को भी सहमति बन गई। मध्य प्रदेश
अब सबसे अधिक टाइगर रिजर्व वाला राज्य भी बन होगा। अब तक मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य थे जहां सबसे अधिक छह छह टाइगर रिजर्व थे। चीता परियोजना के तहत नौरादेही का चयन किया गया। भारत सरकार ने नौरादेही और वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य को मिलाकर टाइगर रिजर्व बनाने की शर्त रखी थी। आदित्य L1 मिशन क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान वैज्ञानिक शंकर सुब्रमण्यम होंगे। शंकर सुब्रमण्यम बेंगलुरु स्थित U.R. राव सैटेलाइट सेंटर में एक वरिष्ठ सौर वैज्ञानिक हैं। शंकर सुब्रमण्यम ने इसरो के एस्ट्रोसैट चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 मिशन में अपनी भूमिका निभाई। वर्तमान में यह URSS के स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप के प्रमुख हैं। शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 साइंस वर्किंग ग्रुप के भी प्रमुख हैं, जिनमें सौर विज्ञान अनुसंधान में कई संस्थानों के सदस्य शामिल हैं। आदित्य L1 मिशन सूर्य के नजदीक से निरीक्षण करते हुए इसके वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। इसरो ने आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान XL से लॉन्च किया जाएगा। सितंबर 2015 में एस्ट्रोसैट के बाद आदित्य L1 इसरो का दूसरा अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान मिशन होगा। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 लैग्रांज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। LVM-3M2 वनवेव इंडियन 1 मिशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से पहला समर्पित वाणिज्य उपग्रह LVM-3M2 या वनवेव इंडिया 1 मिशन लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या LVM-3 इसरो का अब तक का सबसे वजनी, सबसे भारी रॉकेट है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए एक विदेशी ग्राहक वनवेव को समर्पित वाणिज्य मिशन है। आगामी वर्ष की पहली छमाही में LVM-3 द्वारा 36 वनवेव उपग्रहों का एक सेट लॉन्च किया जाएगा। यह नवीनतम रॉकेट जियोसिंक्रोनस ट्रॉपर ऑर्बिटर में 4 टन वर्ग के उपग्रह को लॉन्च करने में सक्षम है। LVM-3 3 चरणों वाला व्हीकल है, जिसमें 2 ठोस मोटर स्ट्रैप ऑन तरल प्रणोदक कोर स्टेज और क्रायोजेनिक स्टेज है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का नाम बदलकर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 कर दिया गया। LVM-3 रॉकेट का उपयोग भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए किया जाएगा। उसके बाद जानते हैं तराई हाथी रिजर्व। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी। तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा रिजर्व बना। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व के अस्तित्व में आने के साथ दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में अकेला राष्ट्रीय उद्यान होगा, जो 4 प्रतिष्ठित जानवरों की प्रजातियां जैसे बाघ, एक सिंघा वाला गैंडा, एशियाई हाथी और दलदली हिरण की रक्षा का संरक्षण करेगा। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अतिरिक्त किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य, कार्तिनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा बफर जोन और दक्षिणी खीरी वन प्रभाव के कुछ हिस्से भी शामिल हो गए। अग्नि प्राइम मिसाइल क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित नई पीढ़ी की माध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अग्नि प्राइम यह 2 चरणों वाला मिसाइल है। यह अग्नि श्रृंखला के मिसाइलों का नवीनतम और छठा संस्करण है। स्वतंत्र रूप से लक्षित विधि पुनः प्रवेश वाहनों के साथ यह मिसाइल 1000 से 2000 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग स्थानों पर विभिन्न युद्ध सामग्रियों को पहुंचाने में सक्षम है। 1.2 मीटर व्यास तथा 10.5 मीटर लंबाई की यह मिसाइल 1.5 टन तक आयुध ले जा सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी